हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। और आज हमारा एक सफर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है बच्चों बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को। और गुरुजी की तबीयत खराब थी और मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तबीयत मेरी आज अच्छी है बच्चों, ठीक है ना। कल खराब थी और आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों ने बहुत दुआ किया, प्रे किया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा गुरुजी आपका तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और आज मेरे बच्चों मैं बहुत स्वस्थ हूं और बहुत अच्छी मानसिकता के साथ आपके सामने में पढ़ाने के लिए आ चुका हूं। तो जल्दी से बताइए क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। अगर सुन पा रहे हो प्यारे बच्चों, तो पहली क्लास है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस क्लास को प्यारे बच्चों हर स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं हर स्टूडेंट इस क्लास को पहले शेयर करना। जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, हर जगह प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर करना, क्योंकि आज हमारा स्टार्ट होने वाला है पहला चैप्टर बायोलॉजी का और बहुत मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों लगा दो दम एक बार पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस प्यारे बच्चों, और हर जगह पर हर जगह शेयर होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट नहीं कहेगा कि है ना गुरुजी हमने शेयर नहीं किया। हर बच्चे का एक शेयर होना चाहिए और क्लास का लाइक होना चाहिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों जैसे ही अब हर स्टूडेंट, जैसे 500 बच्चे देख रहे हैं तो 500 लाइक होने चाहिए सबसे पहले तुरंत अभी, और 500 शेयर तुरंत, जैसे 1000 हो जाए फिर 1000 बच्चे जल्दी जल्दी से सभी दोस्तों में शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों बताओ कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे बायोलॉजी का, जल्दी से आप मुझे बताइए। ठीक है गुरुजी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आइए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला जो हमारा बच्चों चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पोषण को पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, आज का मोटिवेशन सुनेंगे बच्चों। आज का मोटिवेशन क्या है, सबसे पहले आज का मोटिवेशन सुनना। आज का मोटिवेशन है मेरे भाई, मोटिवेशन है कि अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर मत भरो। अपने सपने की उड़ान बच्चों किसी से पूछ कर मत भरो। आप 4 लोगों के पास पूछने जाओगे क्या मैं टॉपर बन सकता हूं, नहीं बन सकते। क्या मैं टॉपर बन सकता हूं, नहीं बन सकते। ठीक है ना, इसलिए बच्चों लोग आपको यही कहेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको करके दिखाना है। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो मेरे प्यारे से श्रेणियों आप लोग तैयार हो जाओ और आपको वो चीज पूरा करके दिखाना है। ठीक है ना मेरे बच्चे, आपको वो चीज पूरा करके दिखाना है। करके दिखाओगे यस और नो, जल्दी बताओ। क्या मां का सपना पूरा करके दिखलाओगे? यस और नो बोलो जल्दी से, यस और नो जल्दी से। यस गुरुजी फटाफट से कमेंट करके बताओ, है ना। जो मां ने सपना देखा है कि उसका बेटा पूरे गांव में नाम रोशन करेगा, मां ने सपना देखा है ना कि उसका बेटा पूरे गांव में नाम रोशन करेगा, वो है ना। आपके भाई ने देखा है कि अब मेरा छोटा भाई टॉपर बनेगा, मेरा छोटा भाई ड्रीम 450 लाएगा, मेरी बहन ड्रीम 450 लाएगी। तो बच्चों आप सभी को वो चीज पूरा करके दिखलाना है और एकदम पूरे ध्यान से, एकाग्रता के साथ आज की क्लास को आपको पूरा करना है, ताकि प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छा बायोलॉजी में कर सको। पहले सारे दोस्तों में आप शेयर करो, कम से कम 1200 बच्चे लाइव होने चाहिए, मिनिमम बच्चों 1.2 के बच्चे लाइव होने चाहिए, तब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। अच्छा बायोलॉजी का क्या वेटेज है, अगर मैं बात करता हूं बच्चों पूरे साइंस की अगर हम बात करें तो पूरा साइंस जो है हमारा वो कितने भाग में बटा हुआ है। पूरे साइंस की बात करते हैं बच्चों तो वो कितने भाग में बटा हुआ है। आप बोलोगे है ना कि गुरुजी हमारा जो साइंस है वो 3 भाग में है। पहला है बच्चों फिजिक्स, दूसरा बताओ क्या है, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है प्यारे बच्चों बायोलॉजी, है ना। तीसरा हमारा बायोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं बच्चों बायोलॉजी की, ठीक है ना, बायोलॉजी की बात करते हैं तो पहला हमारा फिजिक्स है, दूसरा हमारा केमिस्ट्री है, तीसरा हमारा बायोलॉजी है। बच्चों हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में हमारे कितने नंबर के एग्जाम होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो 100 नंबर का हमारा टोटल होता है साइंस 100 नंबर का होता है, जिसमें एग्जाम कितने का होता है, तो एग्जाम होता है बच्चों 80 नंबर का और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अगर हम बात करते हैं 80 नंबर की, अगर हम 80 नंबर की बात करें और 80 नंबर को हम 3 से भाग करें, 80 नंबर को मेरे बच्चे अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो अगर मैं बात करता हूं 27 या 81, लगभग एक सब्जेक्ट, लगभग बच्चों एक सब्जेक्ट 27 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बताओ, 27 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चों 27 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन और मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि ऑब्जेक्टिव आपको डबल होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके डबल होते हैं और ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हो। इसलिए डबल को अगर मैं जोड़ देता हूं, डबल को अगर मैं 13 नंबर और जोड़ देता हूं, 13-14 नंबर, तो लगभग बच्चों हम बात करते हैं कि 40 नंबर का हो जाता है, 40 नंबर का हो जाता है, क्योंकि डबल क्वेश्चन होते हैं, लगभग 40 नंबर का बायोलॉजी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप सभी लोग बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो? अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम चैप्टर की बात करें बच्चों, कितने चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, हम चैप्टर्स की बात करें, बायोलॉजी में हम चैप्टर्स की बात करें तो बताओ कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर बायोलॉजी के हमारे चैप्टर की बात करते हैं, सबसे पहला आता है बच्चों, है ना,
सबसे पहले आता है जैव प्रक्रम में, जैव प्रक्रम की बात करते हैं। सबसे पहला जैव प्रक्रम में क्या आता है हमारा, पोषण। सबसे पहले पोषण। दूसरा बताओ जल्दी से, पोषण के बाद क्या आता है गुरुजी, शोषण आता है। तीसरा बताओ शोषण के बाद क्या आता है, परिवहन आता है। परिवहन के बाद बताओ क्या आता है, चौथे नंबर में उत्सर्जन आता है, उत्सर्जन आता है। पांचवें बताओ बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद बच्चों बताओ नंबर छठा में क्या आता है, जीव जनन कैसे करते हैं, जनन। सातवां बताओ बच्चों आनुवांशिकता तथा जैव विकास, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, नोट करते चलना, आनुवांशिकता तथा जैव विकास। और आठवां बताओ बच्चों, आठवां बच्चों हमारा हमारा क्या आता है, हमारा पर्यावरण। क्या आता है, हमारा पर्यावरण। तो बच्चों कितने चैप्टर्स हो गए टोटल, चैप्टर्स की संख्या कितने हो गए जल्दी बताओ, चैप्टर्स कितने हो गए, हमारे कितने चैप्टर्स हो गए। तो बच्चों क्या आप सभी को जैसे मैंने अभी लिखा, जैसे मैंने अभी बच्चों एक साथ सारे चैप्टर्स लिख दिया, अगर हम सारे चैप्टर्स भारतीय भवन के अनुसार, भारतीय है ना, भारतीय भवन बुक के अनुसार हमने लिखा, भारतीय भवन बुक के अनुसार हमने चैप्टर्स को लिखा, टोटल बच्चों 8 चैप्टर। कितना लिखा हमने बताओ, टोटल हमने कितना लिखा, 8 चैप्टर्स हमने टोटल लिखा बच्चों, 8 चैप्टर्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो क्या कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स याद हैं, जल्दी से सब लोग बताओ, जल्दी से, है ना, सब लोग बताओ जल्दी से। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, 8 चैप्टर है, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। चलो बच्चों तो आइए हम चैप्टर्स की अब हम शुरुआत करते हैं। ऐसे अगर देखो एनसीईआरटी बुक में देखें बच्चों, तो एनसीईआरटी बुक में हमारा पोषण, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों मिलकर एक चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक में ये चारों मिलकर के एक ही चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों मिलकर एक ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ अलग अलग हैं। तो बच्चों हो जाइए तैयार बायोलॉजी को सीखने के लिए, और जल्दी से अपने सभी दोस्तों में एक बार अंतिम में मैं बोल रहा हूँ कि सभी को साइंस की क्लास को सब लोग शेयर कर देना और क्लास को लाइक कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपने कभी सुना, कभी आपने सोचा है कि बायोलॉजी शब्द कैसे बना है? तो बच्चों यहां से ज्ञान लेना स्टार्ट करो। ज्ञान की चीजें आज अगर देखोगे तो बोलोगे सर क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है। देखो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है आज बच्चों, सारे के सारे ज्ञान आपके लिए रखा पड़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना, स्टार्ट करें। सभी दोस्तों को बुला लो शेयर करके। यस गुरुजी आओ, अब बच्चों ज्ञान लेना शुरू करो एकदम फोकस के साथ, 100% फोकस के साथ शुरू करते हैं। बच्चों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कोई पूछे बच्चों कि जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, किस भाषा से भी बताओ, ग्रीक भाषा से। कहते हैं बच्चों के शब्द बायोस तथा लोजिया, है ना, लोजिया का मतलब होता है बच्चों है ना, लोस क्या होता है, लोगोस, है ना, तो लोगोस, ठीक है ना। हिंदी में हम इसे बोलते हैं लोजिया बच्चों, लोजिया क्या बोलते हैं, लोजिया। तो बायोस और लोगोस से मिलकर, बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है बच्चों लाइफ यानी जीवन, तथा लोगोस का यानी कि लोजिया का अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन बच्चों, मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो आप कह सकते हैं अर्थात बच्चों जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, जीवों का अध्ययन बच्चों जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों ये बताओ कि बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो कहना बच्चों बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए बच्चों यह कितने शब्दों से बना है, तो कहना बच्चों 2, है ना, पहला बायोस और प्लस, है ना, प्लस लोगोस बच्चों ना। पहला क्या है, बायोस है, और दूसरा क्या है, लोगोस है। बायोस का मतलब होता है बच्चों जीव, क्या होता है, सॉरी, बायोस का अर्थ यहां पर देखना, बायोस का अर्थ होता है जीवन बच्चों, बायोस का अर्थ होता है जीवन। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, लोगोस का अर्थ होता है बच्चों अध्ययन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा क्या बताओगे। आपको घर में भैया ने पूछा कि क्या सोनू क्या पढ़ रहे हो, मैं तो बायोलॉजी पढ़ रहा हूं। अच्छा बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये बताओ कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द कैसे बना है, तो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है बच्चों, पहला है हमारा बायोस और दूसरा क्या है बच्चों, ना, लोगोस। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बच्चों जीवों का जो अध्ययन है उसे ही हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। आज के बाद अगर कोई पूछे आपसे, अगर आज के बाद कोई भी पूछे आपसे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, है ना, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो मेरे बच्चे कहना कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। किसी बच्चे को मालूम है कि बच्चों फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, कोई बताओ किसे बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे सर बायोलॉजी का
है ना। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किसका आंसर आता है। महेश कुमार जुड़ चुके हैं, ललित कुमार है, निखिल कुमार, लीजेंड अखिल कुमार जुड़ चुके हैं, अमन कुमार हमारे साथ हैं, शाहिद हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे सबसे पहला आंसर बताओ कि बायोलॉजी यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखना कि फादर ऑफ बायोलॉजी, हाँ बताओ जल्दी से बताओ। अरस्तु, 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 वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, ऐसे अगर जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के कितने ब्रांचेस हैं यानी कितने पार्ट हैं, तो आइए बच्चों जानते हैं। सबसे पहले कि आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने 1801 में किया था। बच्चों अगर पूछा जाए कि आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो कहना बच्चों लेमार्क ने। कब किया था बच्चों, तो 1801 में। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1801 में लेमार्क ने किया था। लेकिन बायोलॉजी शब्द का लेटिन भाषा में अगर हम बात करते हैं, लेटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1736 ईस्वी में कार्ल लीनियर ने किया था। कार्ल लीनियर ने। लेकिन ये बच्चों लेटिन भाषा की बात है और बहुत पुरानी बात है। तो हम लोग बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क ने किया था। आगे जाकर के हम लेमार्क वाद पढ़ेंगे, डार्विन वाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आता है कि जीव विज्ञान के बच्चों मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान के कितनी शाखाएं बोलो, कितनी शाखाएं बोलो, 3 शाखाएं हैं। पहला बोलो बच्चों, सबसे पहला वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है, वनस्पति विज्ञान। दूसरा बच्चों प्राणी विज्ञान, और तीसरा है हमारा सूक्ष्म विज्ञान। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान, तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान। तो बताओ विज्ञान की कितनी शाखाएं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं। तो बच्चों जीव विज्ञान की 3 शाखाएं। सबसे पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बच्चों या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है ना। आइए सूक्ष्म जीव, सॉरी बच्चों सूक्ष्म जीव होगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। बच्चों वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, है ना, थियोफ्रेस्टस को। किसको, थियोफ्रेस्टस। बोलो मेरे साथ बोलो, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस। बोलो थियोफ्रेस्टस। कैसे लिखना है बताओ, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, है ना। तो बच्चों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। बोलो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो बच्चों वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। और अगर आपसे पूछा जाए प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है, तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। बच्चों है ना, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, याद रहेगा बताओ। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक जो है वो सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं, सूक्ष्म विज्ञान के यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। तो प्यारे बच्चों अगर यहां से कभी क्वेश्चन पूछा जाए, नॉलेज के लिए हमने बताया, तो आपको दिक्कत होगा, यस और नो, क्या आप बता दोगे, यस सर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और जीव विज्ञान में बच्चों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। बोलो मेरे साथ, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, तो फिर से अरस्तु। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किसकी खोज की थी, अगर कोई बच्चा बता दे तो मैं कहूं भाई साहब कैसे हो सकता है, कोई बताओ, जल्दी बता सकते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने बच्चों जीवित कोशिका की खोज की थी। आपको पता होगा, आपको है ना पता होगा बच्चों कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले बच्चों, कोशिका जिससे हमारा शरीर बना है, कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब बच्चों, तो 1665 ईस्वी में। लेकिन बच्चों इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह कोशिका क्या थी, मृत थी। इन्होंने बच्चों मृत कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका, है ना, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो बच्चों नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, है ना। क्या आता है, एंटोनी, है ना, एंटोनी वॉक ल्यूमेनहॉक, है ना, एंटोनी वॉक ल्यूमेन, है ना।
ल्यूमेनहॉक का नाम आता है। तो इन्होंने बच्चों जीवित कोशिका की खोज की थी सबसे पहले, इसलिए इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या यहां तक क्लियर हो चुका है? तो बताएं आप आगे कि सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। तो आपने थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जाना बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाए, आ जाओ। अब बच्चों आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? फैक्ट्स। ये फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट दे रहा हूं, कॉपी निकालो फटाफट से। अगर कॉपी है तो लिखना स्टार्ट करना बच्चों। कुछ फैक्ट है, अगर नहीं भी लिखोगे तो बाद में याद कर लेना फैक्ट्स जो आप हमको है ना, आपको बच्चों कोर्स में दिया जाएगा, आपको कोर्स में दिया जाएगा। कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं बताओ जल्दी से, क्या बताने वाला हूं? कुछ फैक्ट्स बच्चों जो आपको बहुत जरूरी है, बताओ, आ जाओ। क्लास शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट बच्चों। सबसे पहला फैक्ट याद रखना कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। सही है, आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस गुरुजी। पहला फैक्ट याद हो गया, यस बोलो, यस सर। पहला फैक्ट है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। यह जीवन भर काम आने वाला फैक्ट है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चों, वनस्पति विज्ञान कहते हैं कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक है ना थियोफ्रेस्टस। किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये आपके सामने थियोफ्रेस्टस जी हैं, आप इसको देख सकते हैं। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो, यस गुरुजी, याद रहेगा। आगे बढ़िए, चलो फैक्ट नंबर दूसरा था ये। आइए फैक्ट नंबर तीसरा बच्चों कि जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा गैस नहीं था, तो आपको वहां बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको सही ऑप्शन बताना होता है। तो बच्चों जल्दी बताओ कि जीवन की, और आपसे पूछा जाए कि जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा गैस नहीं था, तो आंसर क्या बताना बच्चों? आंसर बताना ऑक्सीजन। क्या नहीं था बताओ? ऑक्सीजन गैस नहीं था। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस नहीं था बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर चौथा बच्चों, फैक्ट नंबर चौथा, शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल होता है। बोलो हाँ या ना। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे शरीर का सबसे जो मजबूत हिस्सा होता है वो हमारा जो दांत है बच्चों, वो दांतों का जो जोड़ है। ध्यान से देखना, ये जो हमारे दांत हैं, ये दांतों का जो इनामेल है, जो जोड़ है, दांतों का जो जोड़ है, ये बच्चों हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है, दांतों का इनामेल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दांत में रस्सी फंसाकर बड़े बड़े गाड़ी को खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे पहलवान है इस दुनिया में, ठीक है ना। चलिए बच्चों फैक्ट नंबर पांच बच्चों, फैक्ट नंबर 5 बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे अधिक तेज गति किसकी है। सबसे तेज गति किसकी है बच्चों? आपने सुना होगा कि सबसे तेज गति किसकी है, बताओ कमेंट बॉक्स में। देखता हूं आज सबसे ज्यादा कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बच्चों सबसे तेज गति ना तो हवाई जहाज की है, ना तो बच्चों एरोप्लेन की, ना तो ट्रक की है, ना तो मोटरसाइकिल की है, किसी की नहीं है। सबसे तेज गति बच्चों मन की है। किसकी है? मन की गति बच्चों सबसे ज्यादा तेज है। हम कहीं से कहीं सोच लेते हैं, एक सेकंड में हम क्या सोच लेते हैं, एक सेकंड में हम घर में होते हैं, एक सेकंड में हम कोचिंग में होते हैं, एक सेकंड में हम कुछ भी सोच सकते हैं, एक सेकंड में बच्चों, है ना। तो बच्चों कहा जाता है, ध्यान रखना, फैक्ट नंबर 5 में चलते हैं कि सबसे तेज, है ना, सबसे तेज तंत्रिका तंत्र जो हमारा बच्चों कोशिका है। आपने पढ़ा होगा कि बच्चों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है बताओ? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। बच्चों शेयर जरूर करना, है ना। आज किसी का भी शेयर नहीं रुकना चाहिए बच्चों, शेयर करना है, शेयर बच्चों, कम से कम हर जगह शेयर करना है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, हर जगह शेयर करो बच्चों, ठीक है। शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए, लाइक बच्चों, है ना। तो सबसे तेज तंत्रिका तंत्र का आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? प्रति घंटा होता है। 532 किलोमीटर प्रति घंटा आवेग होता है सबसे तेज बच्चों तंत्रिका तंत्र का। किसका? न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन बच्चों। इसकी जो गति होती है कितनी होती है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बच्चों, प्रति सेकंड होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहां पर मुझे डाउट हो रहा है, प्रति सेकंड होना चाहिए, है ना। इसको हम देख के बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, प्रति सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा फैक्ट नंबर 5 है। चलिए फैक्ट नंबर 6 में, छठा नंबर फैक्ट बच्चों, 6 नंबर फैक्ट में देखिए कि हमारे शरीर के भीतर प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। बच्चों क्या आप लोग कभी जानते थे इस बात को? कोई बच्चा इस बात को जानता था
कि हमारा जो शरीर है बच्चों कोशिकाओं का बना है। पहले कोशिका होता है, कोशिका से फिर अंग बनता है, अंग से फिर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से पूरा शरीर बनता है। तो बच्चों क्या आपको जीवन में कभी आपने सुना था कि हमारे शरीर के भीतर 1 सेकेंड में 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं? क्या आपने कभी सुना था? नहीं सुना था तो इस फैक्ट को याद रखना कि हमारे शरीर में 1 सेकेंड में 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 में। फैक्ट नंबर 7 बच्चों क्या है कि एक बार सांस अंदर लेने पर सामान्य मनुष्य 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है। तो बच्चों बताओ, एक बार जब हम सांस लेते हैं तो कितनी हवा को अंदर लेते हैं? एक बार की सांस में हम कितनी हवा को, बच्चों नॉर्मल सांस में एक बार की सांस में हम कितनी हवा को अंदर लेते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना। तो बच्चों एक बार की सांस में हम 500 ml हवा को अंदर लेते हैं। 500 ml हवा को एक बार में हम अंदर लेते हैं। जब ये चैप्टर आएगा बच्चों, जब हम श्वसन चैप्टर को पढ़ाएंगे तो श्वसन चैप्टर में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे होता है, 500 ml कैसे अंदर जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में आएगा गुरुजी ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, हम इसे सामान्य ज्ञान भी बोल सकते हैं है ना। ये बच्चों बहुत काम आता है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसके बाद वाले एग्जाम में भी जीवन में काम आता है। फैक्ट नंबर 8 बच्चों कि मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। कितने होते हैं? 50 लाख बाल। ऐसे बच्चों इसके बारे में कभी नहीं, मतलब ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितने बाल होते हैं। लगभग बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 50 लाख बाल होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज इस बात को जाने? हाथ उठाओ जल्दी से। गुरुजी हम आज जाने हैं, जल्दी बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज जाने हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। आज जितने बच्चों ने जाना है जल्दी से हाथ उठाओगे। सर हम आज ही जाने हैं कि मनुष्य के शरीर में 50 लाख बाल होते हैं, और ये बायोलॉजी में हम लोग पढ़ना है बच्चों। ठीक है ना, ये सर 50 लाख बाल होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9 पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 9 आता है बच्चों कि एक बार सांस लेने की क्रिया में 2 सेकंड लेने में तथा 3 सेकंड सांस छोड़ने में लगता है। यानी एक बार जब हम सांस का प्रोसेस पूरा करते हैं तो टोटल कितना लगता है बताओ? टोटल प्यारे बच्चों टोटल कितना लगता है? तो टोटल हमें 5 सेकंड का समय लगता है। 5 सेकंड का समय लगता है। 2 सेकंड लगता है सांस लेने में और 3 सेकंड लगता है छोड़ने में। तो बच्चों टोटल जो सांस का प्रोसेस है वो कितने टाइम में पूरा होता है? कितने टाइम में पूरा होता है? तो बच्चों पूरा होता है 5 सेकंड में। ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है। चलो बच्चों फैक्ट नंबर 10 में चलते हैं। फैक्ट नंबर 10 है आज का कि कॉर्निया, जो हमारा आंख का कॉर्निया होता है, देख सकते हैं आंख की जो कॉर्निया है ना बच्चों, जो आंख की कॉर्निया है, कॉर्निया जो है, कॉर्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा है जिसमें रक्त की कोई आपूर्ति नहीं होती। कॉर्निया में बच्चों रक्त का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कॉर्निया में नहीं होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि शरीर के किस हिस्से में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, शरीर के किस हिस्से में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, तो कहना बच्चों कॉर्निया। फिजिक्स चैप्टर में जब ना मानव नेत्र आएगा तो अच्छे से पढ़ाएंगे। कॉर्निया बच्चों यहाँ पर रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। यह सीधे हवा से अपने ऑक्सीजन प्राप्त करता है। यह सीधे हवा से अपने ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ये चीज फैक्ट याद हो गया तो बोलो बच्चों यस सर फैक्ट याद हो गया। 10 फैक्ट हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर फैक्ट देखते हैं। 11वां नंबर फैक्ट क्या कहता है कि मानव शरीर में इतनी वसा होती है जिससे 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। बच्चों मानव के शरीर में फैट होता है। क्या होता है? फैट। मनुष्य के शरीर में फैट होता है जिसको हम वसा बोलते हैं। बोलो बच्चों मनुष्य के शरीर में कितना वसा होता है? मनुष्य के शरीर के वसा से हम कितने साबुन को, यहां ध्यान दीजिए, ये है बच्चों फैट। देखिए यहां पर पेटू साहब को देख सकते हैं, ये इनका फैट है। ये इसका फैट बढ़ गया, हम लोग भी धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं, हमारा फैट बढ़ता है। और फैट मतलब वसा मतलब तेलीय, चिपचिपा तेलीय, और उससे बच्चों साबुन बन सकता है। तो मनुष्य के शरीर से कितने साबुन बनाए जा सकते हैं? तो मनुष्य के शरीर से 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। मानव शरीर में इतनी वसा होती है कि जिससे 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 12 बच्चों की जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर में हड्डियां 300 से कम होकर 206 ही रह जाती है। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया एग्जाम में बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी कितनी हड्डियां होती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि जब हमारा जन्म होता है उस समय हमारी हड्डियां 300 होती हैं, और बच्चों धीरे धीरे यह हड्डियां घट करके जब हम वयस्क हो जाते हैं तो उस समय हमारी हड्डियां कितनी बचती हैं? तो हमारी हड्डियां कितनी बचती हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी जब हम जन्म लेते हैं तो 300 होती हैं, लेकिन ये फिर घट के 206 हो जाती हैं। बच्चों मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप सभी से, अगर आपको ये पसंद आ रहा फैक्ट तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे
आपके जैसे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़ना बच्चों बायोलॉजी बहुत आसान है, चैप्टर स्टार्ट करना तो 2 सेकंड का काम है, चैप्टर स्टार्ट करें, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, शुरू हो गया। लेकिन नहीं बच्चों, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर करना बच्चों, ठीक है ना। यदि बताओ एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारा जो होता है ना कितने हड्डियां होते हैं, तो उस समय बच्चों हमारे टोटल 300 हड्डियां होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13 में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 13 है कि मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को जानते थे पहले से कि मनुष्य का जो दिमाग है बच्चों, वो बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जिंदा रह सकता है। आपने सुना होगा कि इंसान के मर जाने के कुछ समय बाद तक उसका दिमाग चालू रहता है। इंसान के मर जाने के कुछ समय बाद तक उसका दिमाग चालू होता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। ये फैक्ट है बच्चों, ये फैक्ट है, ठीक है। 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है, ये साइंस कहता है, मैं नहीं कहता हूं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इस चीज को जान रहे हैं आज, ठीक है। यस सर, हम जान रहे हैं सर, ठीक है ना, कि मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। एक बच्चा कह रहा है सर कि कितने दिनों में हमारा हड्डी 206 हो जाता है। तो बच्चा जब हम पैदा होते हैं तो 300 होता है, और ये धीरे धीरे करके जब हम वयस्क होते हैं 18 वर्ष के होने लगते हैं, तो तब तक में हमारा जो हड्डी घट करके बच्चों 206 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 14 की बात करते हैं, है ना। फैक्ट नंबर 14 है कि बच्चों अत्यधिक भूखमरी के मामले में मस्तिष्क खुद को ही खाना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी ये चीज सुना था कि ज्यादा भूखमरी के सामने मतलब जब होता है तो माइंड खुद को ही खाना शुरू कर देता है? क्या आपने कभी सुना है? इसलिए बच्चों जब भी आप पढ़ने बैठो तो कुछ कुछ समय में, थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ कुछ खाना शुरू कर दो, कुछ आप खाना शुरू कर दो, तब आपका दिमाग हेल्दी रहता है। बच्चों सीधा लिखा गया है कि भूखमरी के मामले में मस्तिष्क खुद को ही खाना शुरू कर देता है। तो बच्चों कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होने देना। आप सभी लोग दिन में कितनी बार खाते हो, जल्दी बताओ कितनी बार खाते हो? बच्चों भोजन 3 बार होता है। एक तो नाश्ता 9 बजे हो गया, दोपहर का भोजन 1 बजे, रात का भोजन 8-9 बजे ना, 8 बजे लगभग, 8 बजे। ये तो हमारा रात का है ना, ये तो हमारा 3 टाइम खाने का हुआ। ये तो बच्चों हमारा 3 टाइम खाने का हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, बीच बीच में कुछ खाते रहो, बिस्किट खाते रहो, सेब खाते रहो, पानी पीते रहो, कुछ ना कुछ लेते रहो। जब लेते रहोगे तब आपका दिमाग बच्चों बहुत अच्छा काम करेगा, और ये वाला सिचुएशन कभी नहीं आएगा कि आपका दिमाग बच्चों खुद को ही खाना शुरू कर दे। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। फैक्ट नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर फैक्ट ध्यान से देखना बच्चों, मानव शरीर रात के मुकाबले सुबह ज्यादा लंबा होता है। सुन करके आश्चर्य हुआ? कितने बच्चों को आश्चर्य हुआ? जब मैंने पहली बार सुना था बच्चों तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मानव का शरीर सुबह में लंबा होता है? हाँ बच्चों, ऐसा साइंस का मानना है कि इंसान का जो शरीर होता है, चाहे वो कुछ मिली सेंटीमीटर हो, मतलब बहुत कम का अंतर हो, लेकिन बच्चों याद रखना कि मनुष्य का शरीर सुबह ज्यादा लंबा होता है। सुबह बच्चों ज्यादा लंबा होता है। आप देख सकते हैं कि सुबह आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है। सुबह में जो आप प्लानिंग करते हैं वो आपको हमेशा सक्सेस होता है। सुबह उठ करके आप दौड़ते हैं, आपका शरीर फिट होता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर सुबह उठने वाले? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। और बच्चों शेयर तो रुकना नहीं चाहिए आज बच्चों, शेयर नहीं रुकना चाहिए। बिहार के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाइए, हर बच्चे तक ये है ना वीडियो पहुंचाइए, और हर बच्चा इस वीडियो को लाइक करे। लाइक करना है बच्चों, आज आपको रिकॉर्ड बनाना है। फैक्ट नंबर कितना था? 15 नंबर फैक्ट में हम लोग थे कि सुबह हमारा शरीर ज्यादा लंबा होता है। सर मैं इस बात को जानता था, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आई नो ऑलरेडी दिस फैक्ट। हम जानते थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है बच्चों फैक्ट नंबर 16। 19 फैक्ट है आपको आज बताना है। 16 नंबर फैक्ट है कि मानव शरीर में बाएं किडनी, बच्चों कितनी किडनी होती है बताओ? बहुत सारे बच्चे तो आज जानेंगे कि सर 2-2 किडनी होता है। ठीक है, मानव शरीर में बच्चों बाएं किडनी जो होता है, ये दाईं और ये बाईं बच्चों, है ना, ये दाईं और ये बाईं जो किडनी होता है ना। तो बच्चा मैंने क्या बोला कि मानव शरीर की बाईं किडनी दाईं किडनी से ज्यादा ऊपर होती है। यहां देख सकते हैं ये बच्चों आपका है ना बाईं किडनी, ये है बाईं किडनी, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा है ना, बहुत ऊपर ज्यादा, और ये बच्चों थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। हम इसे वृकक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वृकक। आगे जाकर आप पढ़ेंगे, है ना। वृकक का क्या है बच्चों? ये हमारा कौन सा अंग है? उत्सर्जी अंग है। कैसा अंग है बच्चों? तो ये हमारा उत्सर्जी अंग है।
ये कैसा अंग है बच्चों? उत्सर्जी अंग है। अच्छा ये बताओ कि रक्त को, है ना, रक्त को बच्चों, रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? तो रक्त को छानने का कार्य बच्चों किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है रक्त को छानने का कार्य, है ना। दारू पीने वाले लोग क्या कहते हैं? अच्छा शराब पीने से क्या खराब होता है बताओ? शराब पीने से क्या खराब होता है बच्चों? शराब पीने से हमारा किडनी खराब होता है, इसलिए दारू पीने वाले लोग कहते हैं हे भगवान, हे भगवान अगले उम्र में, मतलब अगले जन्म में 5 साल उम्र कम देना, अगले जन्म में 5 साल उम्र कम देना, लेकिन किडनी 4 देना। कितना देना? किडनी 4 देना। ठीक है, चलो बच्चों फैक्ट नंबर 17 चलते हैं। फैक्ट नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है बच्चों कि मानव शरीर में नाक और कान कभी बढ़ना बंद नहीं करते बच्चों। यानी कि आपका जो नाक है और आपका जो कान है, ये आपका कान बच्चों ध्यान से देखना, ये आपका कान है और ये आपका नाक है। नाक और कान जो है बच्चों ये कभी बढ़ना बंद नहीं करता, हमेशा ये बढ़ते रहता है, हमेशा ये बढ़ता रहता है बच्चों, कभी ये रुकता नहीं है। तो 2 ऐसे अंग शरीर के जो कभी बढ़ना बंद नहीं करता, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से हैं। मानव शरीर के 2 ऐसे अंग जो कभी बढ़ना बंद नहीं करते, कौन कौन से हैं? तो पहला है बच्चों नाक और दूसरा है कान। पहला है नाक और दूसरा है कान, नाक और कान। फैक्ट नंबर 18 बच्चों, फैक्ट नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 18 कहता है कि जीभ के निशान उंगली के निशान की तरह ही अनोखे होते हैं। बच्चों आप बताओ किसी के भी उंगली के निशान मिल सकते हैं क्या? नहीं गुरुदेव, नहीं मिल सकते। अगर किसी के भी उंगली के निशान फिंगरप्रिंट मिलने लगे तो पता चलेगा बैंक में किसी का भी पैसा कोई उठा लेगा, किसी का भी जमीन कोई रजिस्ट्री कर देगा, किसी का भी अटेंडेंस कोई बना देगा। तो बच्चों जिस तरह से हमारे फिंगर के निशान सबके अलग अलग हैं, उसी प्रकार से बताओ किसके निशान अलग हैं? जिस तरह से हमारे फिंगर के निशान अलग अलग हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीभ के भी निशान अलग अलग हैं। ये बात आज आपने जाना या पहले ही जानते थे? जल्दी बताओ, ये बात आज आप लोगों ने जाना है या पहले जानते थे? तो गुरुजी ध्यान से देखते हैं, ये हमारे फिंगर के निशान है, ये हमारे फिंगर के निशान है ना, फिंगर के। और ये बच्चों हमारे टंग के निशान है, ये हमारे जीभ के निशान है। देखो जीभ के भी निशान जो है वो ना इसके निशान की तरह से अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर लास्ट बच्चों 19वां नंबर फैक्ट देखना बच्चों, जागते समय, जब हम जागते हैं, जागते समय मनुष्य का मस्तिष्क इतना बिजली का उत्पादन करता है कि एक लाइट बल्ब जलाया जा सकता है। तो बच्चों जागते समय जब हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क इतना बिजली का उत्पादन करता है कि एक लाइट जलाया जा सकता है, एक बल्ब जल सकता है बच्चों हमारे मस्तिष्क से। एक बल्ब जो है वो हमारे मस्तिष्क से जल सकता है, एक बल्ब बच्चों हमारे मस्तिष्क से जल सकता है। ठीक है ना, तो इस फैक्ट को आपने याद किया, कैसा लगा आप सभी को? जल्दी बताओ। ये जो 19 फैक्ट थे आपके लिए बच्चों, 19 फैक्ट को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा जल्दी से? और 19 फैक्ट में आपको अब ये कितना दिन तक याद रहने वाला फैक्ट है? कितना दिन तक? एक बार टेस्ट लिया जाए, बताओ एक बार बच्चों, छोटा सा टेस्ट हो जाए, एक बार छोटा सा टेस्ट हो जाए बच्चों, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर, ये सारे फैक्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। आपको मैंने 19 फैक्ट बताएं, शुरू से एक बार मैं देखता हूं स्पीड में, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं रिवीजन, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों। पहला वनस्पति विज्ञान के जनक है, वनस्पति नहीं, पहले बच्चों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के बच्चों आपने देखा थियोफ्रेस्टस हैं। तीसरा बच्चों जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था, इस बात को याद रखना। अगला हमारा फैक्ट आता है कि शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बच्चों कई बार मैट्रिक एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, कई बोर्ड में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज तंत्रिका तंत्र का आवेग, आवेश बच्चों, आवेश नहीं आवेग होगा, आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं सेकंड होना चाहिए, होता है। अगला बच्चों हमारे शरीर के भीतर प्रति सेकंड 150 है ना, 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं, 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। अगला बच्चों एक बार सांस लेने पर सामान्य मनुष्य 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है। नेक्स्ट बच्चों मनुष्य के शरीर के लगभग 50 लाख, मनुष्य के शरीर में लगभग 50 है ना 50 लाख बाल होते हैं। अगला बच्चों क्या आता है कि एक बार सांस लेने पर 2 सेकंड लगता है लेने पर, और छोड़ने में 3 सेकंड, टोटल जोड़ के सांस की क्रिया में 5 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कॉर्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा है जिसमें रक्त की कोई आपूर्ति नहीं होती है, यह सीधे हवा से अपने ऑक्सीजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों कि मानव शरीर में इतनी वसा होती है कि 7 साबुन बना सकते हैं। कितने बच्चों?
5 और 2 7 साबुन बना सकते हैं, याद रखना। अगला फैक्ट याद रखना बच्चों कि जन्म के समय जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर में हड्डियां 300 से कम होकर 206 हो जाती हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला फैक्ट बच्चों याद रखना है कि मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। यह फैक्ट बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि अत्यधिक भूखमरी के मामले में भाई साहब सारे फैक्ट को भूल जाओ, सारे फैक्ट को भूल जाओ, पर एक फैक्ट याद रखना। बोलो क्या? एक फैक्ट याद रखना। यही फैक्ट बच्चों की अत्यधिक भूखमरी के मामले में मस्तिष्क खुद को ही खाना शुरू कर देता है। ज्यादा भूखे रहेंगे तो आपका दिमाग आपको खाना शुरू कर देगा। इसलिए बच्चों भूखे मत रहना। अगर मुझे कोई बच्चे के गार्जियन देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि बच्चे को समय समय पर कुछ खाने के लिए देते रहिए। इसलिए आप देखेंगे क्लास में भी मैं कुछ खाता रहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर आता है 15 बच्चों की मानव शरीर रात के मुकाबले सुबह में ज्यादा लंबा होता है, याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में बाईं किडनी दाईं किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों की मानव शरीर में नाक और कान कभी बढ़ना बंद नहीं करते। बच्चों एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर करना, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जीभ के निशान और उंगली के निशान अनोखे होते हैं, ठीक है। जीभ के निशान और उंगली के निशान बच्चों दोनों अनोखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है कि जागते समय मनुष्य का मस्तिष्क इतनी बिजली उत्पादन कर सकता है कि लाइट जलाया जा सकता है। बच्चों कितने लोगों को इस पर डाउट है? बताओ, क्या आपको लगता है सही है, ये सही है, या लगता है बच्चों मुझे डाउट है सर? यदि बताओ आपको कितने बच्चों को? सर बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, 1500 वॉचिंग का इस बार आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2024 के बच्चे पहली बार 1500 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 1500 बच्चे। आज बच्चों रिकॉर्ड बन गया। एक बार जय जय कर दो कमेंट बॉक्स में। आपने बच्चों आज रिकॉर्ड बना दिया। 2024 के बच्चों ने, ये पहली बार है ऐसा कि 1500 बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं। 2024 में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है बच्चों, पहली बार ऐसा हुआ है कि 1500 बच्चे लाइव देख रहे हैं। ठीक है। तो एक दो बच्चा कह रहे हैं गुरुजी मुझे डाउट है। अरे भाई कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट की शंका है ही नहीं, ठीक है ना। तो 19 फैक्ट बच्चों रखना। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा बताओ? ये है ना, ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको बच्चों? इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? जयकारा लगा दो बच्चों, है ना। ये पीडीएफ कहां मिलेगा? तो मेरे बच्चा ये पीडीएफ कहां मिलेगा? ये पीडीएफ कहां मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना, ध्यान से। ये पीडीएफ आपको मिलेगा बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ऐप पर इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आप इसको व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं बच्चों। क्या ले सकते हैं? व्हाट्सएप पर। जो लोग बच्चे जुड़े हैं व्हाट्सएप पर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना सर हम जुड़े हैं। इसकी फीस कितनी है बच्चों? पूरे साल की फीस है, पूरी साल की फीस है बच्चों 499 रुपए। ऐसे ऑफलाइन में आप पढ़ोगे तो 5000 रुपए फीस है मेरी। ऐसे आप 499 रुपए में ऑनलाइन ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ऑफलाइन बैच हमारा बहुत जल्दी ऑफलाइन बैच आने वाला है बच्चों, बहुत जल्दी ऑफलाइन बैच आने वाला है हमारा, ठीक है ना। इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस, या बच्चों व्हाट्सएप के लिए आप कॉल करेंगे 7700879453 पर आपको मिल जाएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। चैप्टर शुरू करें, बोलो हाँ या ना। जय जय गुरु जी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, चैप्टर शुरू कर दें। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं इस पर कॉल करना बच्चों, और इस पर कॉल करके सभी लोग एडमिशन ले लेना। 499 में आपको सारे फैक्ट, अब हर क्लास ऐसा ही होने वाला है, इतने मजेदार क्लासेस होने वाले हैं बच्चों। क्या लगता है आज का क्लास कैसा लग रहा है आपको? बताओ, ये जो फैक्ट है बच्चों, ये क्लास कैसा लग रहा है? फिगर के साथ क्लास कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस गुरुजी, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस अच्छा लग रहा है ना। आ जाओ, आइए बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा बच्चों। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो हमारा शरीर है ये किससे बना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। हमारा जो शरीर है, यानी हमारा शरीर जो रचना हुआ है वो किससे हुआ है ना। हमारे शरीर की जो रचनात्मक है और हमारे शरीर में जो क्रिया करता है वो कौन करता है? तो बच्चों हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो बच्चों कोशिका को। किसे कहते हैं? कोशिका को। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बच्चों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस बच्चों ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा, जल्दी बताओ किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल 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 मतलब कोशिका से हमारा शरीर बना है बच्चों, रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों ना। कॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को 9th क्लास में पढ़े थे गुरुजी, 9th क्लास में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बच्चों अगर हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज बच्चों, कोशिका की खोज है ना, कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, एग्जाम में पूछा जाता है। खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी बच्चों, है ना। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, हुक लगा करके रॉबर्ट हुक ने। कब की थी बच्चों, 1665 ईस्वी में की थी, 1665 ईस्वी में। यहां से याद रखते हैं हमारी बच्चों ये कोशिका है, सेल हमारी पास है ना, सेल है, सेल के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ जाए, यस और नो, यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला क्या आता है हमारा, कि कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं, उत्तक। कोशिकाओं के शरीर से, है ना, समूह से बच्चों टिश्यू बनते हैं, उत्तक बनते हैं। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं, और उत्तकों के समूह से अंग बनते हैं, और अंगों के समूह से अंग तंत्र बनते हैं, एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। क्या बच्चों इस फैक्ट को आप याद रखोगे, 9th क्लास का फैक्ट है ये, 9th क्लास का फैक्ट है बच्चों, जल्दी बताओ, देखो ध्यान से। कोशिका है, कोशिका, कई कोशिका के मिलने से हमारा उत्तक बनता है, क्या बनता है, उत्तक। ये हमारे पास उत्तक है, और उत्तक, कई उत्तक मिलने से बच्चों अंग बनता है, क्या बनता है, अंग, सॉरी अंग छूट गया, अंग बनता है, और फिर अंग से अंग तंत्र बनता है, उसके बाद पूरा है ना, जीव का शरीर बनता है ना, पूरा का पूरा शरीर बनता है। पहले कोशिका है, उसे उत्तक बना है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, कई बार एग्जाम में पूछना आता है कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, बताओ। खून के बारे में पूछा जाता है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है रक्त क्या है, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए रक्त क्या है, ऑप्शन ए बच्चों कोशिका है, रक्त क्या कोशिका है, या रक्त के बारे में बोला जाता है बच्चों रक्त क्या उत्तक है। रक्त क्या है बच्चों, रक्त कोशिका है, रक्त उत्तक है, या रक्त बच्चों अंग है, या अगर आपसे बोला जाए नंबर डी में अंग तंत्र है, जल्दी बताओ, अंग तंत्र है, जल्दी बताओ क्या है ना, रक्त क्या है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि रक्त क्या है, रक्त क्या है बच्चों, रक्त क्या है, उत्तक है, क्या है, उत्तक है। और आपसे पूछा जाए कौन सा उत्तक है बच्चों, कहना तरल संयोजी उत्तक, क्या बोलना, तरल संयोजी उत्तक। रक्त बच्चों तरल संयोजी उत्तक है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का रंग बच्चों लाल क्यों होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, लाल, तो कहना बच्चों रक्त का लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इस चीज को आप याद रखना बच्चों, ठीक है ना। चलो, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है बच्चों, लाल होता है। आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना, यस यस। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों, अगला फैक्ट देखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कई बार आता है हम लोग जो है ना, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है बच्चों जैव प्रक्रम। क्या नाम है चैप्टर का नाम, बताओ, जैव प्रक्रम। हमारे चैप्टर का नाम बोलो क्या है बच्चों, जैव प्रक्रम। अच्छा, जैव प्रक्रम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, जैव प्रक्रम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं बच्चों, बोलो कौन कौन सा। जैव प्रक्रम को हम 2 भागों में बांटेंगे, ध्यान से देखना। जैव प्रक्रम का 2 भाग है। पहला बच्चों बताओ, पहला क्या है, जैव, पहला क्या है जैव, और दूसरा क्या है बच्चों, प्रक्रम, दूसरा क्या है प्रक्रम। अच्छा बच्चों, जैव मतलब क्या होता है, जैव मतलब क्या होता है, जैव मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। जैव का मतलब ही क्या होता है, तो बच्चों जैव का मतलब होता है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस बच्चों। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, है ना मेरे बच्चे, इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैव का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीव, क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। प्रक्रम का मतलब क्या होता है, क्रियाएं, प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। तो बच्चों जीव में होने वाली क्रियाओं को, जीव में होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। मेरे साथ बोल के सुनाओ, है ना, जीव में होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। और बच्चों ये प्रक्रियाओं से ही जीवों का मेंटेनेंस होता है। क्या आपने एक शब्द सुना है, मेंटेनेंस, अपने पिताजी से सुना होगा, अभी तो बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाओ, घर का मेंटेनेंस करके दिखाओ तब ना जाने। मेंटेनेंस सुना है आपने, मेंटेनेंस बच्चों, एक शब्द सुना होगा आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है बच्चों मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस सुना होगा आपने, ठीक है। या फिर हिंदी में होता है जो अनुरक्षण, अनुरक्षण, क्या होता है, अनुरक्षण। बच्चों मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जीव मनुष्य भी जीव है, मनुष्य भी एक जीव है, मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो सर। जीने के लिए, है ना, देखो बच्चों ध्यान रखना, प्रक्रम का मतलब हम क्रियाएं बोल सकते हैं, तो जीव में होने वाली क्रियाएं जिससे जीवों के शरीर का मरम्मत होता है। मेंटेनेंस को हम अनुरक्षण कहते हैं, अनुरक्षण को ठेठ भाषा में मरम्मत कहते हैं। मरम्मत क्या बोलते हैं, मरम्मत। बच्चों आप मोटरसाइकिल चलाते हो, हाँ गुरुजी, क्या आप उसको मरम्मत कराते हो, हाँ सर। क्या आपका घर है, हाँ सर। क्या उसको मरम्मत कराते हो, हाँ सर। समय पर उसको पेंट कराना होता है, समय पर मतलब कोई भी चीज अगर हमारे पास है तो उसका रिपेयरिंग बच्चों, रिपेयरिंग कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो बच्चों जीवन के लिए, अगर जीवन के लिए सबसे पहले इंसान, है ना, किसी भी जीव को जरूरी है बच्चों पोषण।
सबसे पहले पोषण मतलब इसको बोलते हैं खाना पीना बच्चों, है ना। पोषण का मतलब बोलो क्या, पोषण का मतलब खाना, खाना पीना बच्चों। सबसे पहला तो खाना पीना चाहिए, उसके बाद बच्चों पोषण के बाद किसी भी जीव को करना पड़ता है शोषण। क्या करना पड़ता है, श्वसन, है ना, श्वसन करना पड़ता है बच्चों, श्वसन। कोई भी जीव है तो उसको श्वास लेना पड़ता है, तो दूसरा क्या है बच्चों, उसको श्वसन चाहिए, उसको क्या चाहिए, सांस लेना है बच्चों, श्वास लेना है, श्वास लेना पड़ता है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम जो खाते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक वो पहुंचता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है, जिसको बोलते हैं बच्चों परिवहन। क्या होता है बच्चों बताओ, परिवहन। फिर क्या होता है बताओ, परिवहन। तो बच्चों परिवहन जो हम खाते हैं, अच्छा ये बताओ, हमने अगर हमारे पेट तक भोजन पहुंचाना है तो क्या करते हैं, ऐसे करके चाकू लेते हैं, चाकू भोंकते हैं और यहां पर भात घुसा देते हैं। क्या ऐसा करते हैं, बोलो हाँ या ना, क्या ऐसा करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं करते, हम खाते मुंह में है, धीरे धीरे वो पेट तक पहुंच जाता है। तो बच्चों खाना पीना, सांस लेना, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, दूसरे जगह पहुंचाना, परिवहन। उसके बाद क्या आता है बच्चों, जो हम खाते हैं उसमें से कुछ पदार्थ को हम बाहर भी करते हैं, कुछ पदार्थ को बाहर भी करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बोलो। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जैसे बच्चों अभी निकालेंगे, छी फेंकेंगे, थू फेंकेंगे, पसीना निकलेगा कान से ऐसे निकलेगा। तो बच्चों शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो बच्चों शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बच्चों उत्सर्जन। क्या कहते हैं? हम इन्हें उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? यही सब तो है जिसको सब मिला करके, सबको मिला करके हम कहते हैं बच्चों, सबको मिला करके कहते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस बच्चों, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, है ना। तो हमने जैव प्रक्रम को बच्चों दो भागों में तोड़ा, पहला मैंने बोला जैव और दूसरा हमने बोला प्रक्रम। जैव का मतलब होता है बच्चों जीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। तो जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का मरम्मत हो, जीवों के शरीर का मरम्मत हो। अगर साइंस की भाषा में बोले, साइंस की भाषा में बोले, साइंस की भाषा में बोले तो मरम्मत को क्या बोलते हैं? मरम्मत को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे शरीर का मरम्मत होता है ना भैया, साइकिल खराब हो गया उसकी मरम्मत कराओ, घर खराब हो गया मरम्मत कराओ, पैंट फट गया उसको सिलवाओ, शर्ट सिल गया ना फट गया उसको सिलवाओ। मरम्मत करने को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में से क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में से बोलते हैं बच्चों अनुरक्षण। साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? अनुरक्षण, अनुरक्षण, है ना, अनुरक्षण बोलते हैं। साइंस की भाषा में हम इसे अनुरक्षण बोलते हैं। तो बच्चों जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण हो, यानी मेंटेनेंस हो, यानी मरम्मत हो शरीर का। बिना खाए आप रह नहीं सकते, बिना सांस लिए रह नहीं सकते, बिना परिवहन किए रह नहीं सकते, बिना उत्सर्जन किए रह नहीं सकते। ये सब मिला करके, ये सब मिला करके बच्चों, ये सब मिला करके कहलाता है जैव प्रक्रम। तो अगर आपसे पूछे कोई जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो मेरे बच्चे आपको आंसर क्या देना है, पढ़ लो, क्या देना है कि वे सारी क्रियाएं, क्या है बच्चों, वे सारी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं या फिर वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। तो बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको 100% क्लास में याद हो गया, बताओ। अगर मैं आपसे कल पूछूं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्या बोलना है? वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का मतलब मरम्मत होता है शरीर का, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि, ये है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, पोषण में हम लोग खाते हैं, सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, शहद खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हम लोग, गाजर खाते हैं, सलगम खाते हैं, ये वो हम लोग खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ये सब मिलकर बच्चों कहलाता है जैव प्रक्रम, है ना। ये क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या आता है कि बच्चों ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं। बच्चों हमें खाद्य पदार्थों की जरूरत क्यों होती है? ऑप्शन ए सांस लेने के लिए, ऑप्शन बी ताकत के लिए, ऑप्शन सी ऊर्जा के लिए। तो बच्चों हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप कहेंगे सर हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो हमें प्राप्त होता है किससे? जो प्राप्त होता है बच्चों पोषण से। आप देख सकते हैं ये खाद्य पदार्थ हैं, ये सारे के सारे खाद्य पदार्थ हैं और ये हम लोग अंदर लेते हैं बच्चों किस माध्यम से? पोषण के माध्यम से।
तो बच्चों हम लोग इस बायोलॉजी के चैप्टर में हमने देखा कि जैव प्रक्रम में क्या क्या आया, कि जीव में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, हम उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम में बच्चों हमने देखा कि पोषण भी है, शोषण भी है, उत्सर्जन भी है, परिवहन भी है। तो पहले क्या पढ़ना है बताओ, सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो बच्चों सबसे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पोषण पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है, पोषण, ठीक है ना? क्या पढ़ना है? पोषण। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन से ऐसे बच्चे जो हमें बताएंगे पोषण क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण, व्हाट इज पोषण? पोषण क्या है बच्चों? कोई बच्चा तो बताएगा ना पोषण क्या है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है ना? न्यूट्रिशन। तो बच्चों पोषण क्या है? तो बच्चों पोषण क्या है? खाने को पोषण बोलते हैं, दूध पीने को पोषण बोलते हैं, किसको पोषण बोलते हैं? बच्चों सिर्फ खाना पोषण नहीं है, सिर्फ खाना पोषण नहीं है, है ना? सिर्फ खाना पोषण नहीं है। बोलो पोषण क्या है? तो बच्चों हम कहते हैं पोषण के बारे में कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है ना? पोषक तत्व जैसे बच्चों अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे हम लोग मतलब चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो सब क्या है? पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों को क्या लिखते हैं बच्चों कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका ना कर उनका उपयोग करना, है ना? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना, लिखूंगा बच्चों अपने से, करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये याद हो गया? बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज है ना, ये परिभाषा याद हो गया कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पहले बच्चों हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कराना, है ना, करना पोषण कहलाता है। ठीक है, जल्दी बताओ याद हो गया? कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये चीज याद हो गया बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में यस यस कर दीजिए। 8 बजे मैथ की क्लास है आज बच्चों, अभी हम टाइम चेंज नहीं किए हैं, अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं। जल्दी बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको यहीं पर याद हो गया कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। और हम यहां देखें बच्चों, ध्यान देंगे, वह विधि, ध्यान दीजिएगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। तो पोषण एक विधि है, पोषण एक विधि है बच्चों, एक प्रोसेस है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, हम इसे पोषण कहते हैं, हम इसे पोषण कहते हैं। बच्चों सारे दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो क्लास को सब लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर लेना, सब लोग लाइक कर लेना, ठीक है ना? क्या कहते हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, हम इसे पोषण कहते हैं। बच्चों ये बताओ कि पोषण कितने तरह से होता है ना? पोषण कितने तरह के होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पोषण कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो आप बोलोगे सर पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, पोषण वो कितने तरह के होते हैं? तो बच्चों पोषण 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो जीव स्वयं से, है ना, एक होते हैं बच्चों स्वपोषण, एक क्या होता है? स्वपोषण, है ना? और एक होता है बच्चों परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण की अगर हम बात करें तो स्वपोषण में बच्चों क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। हम निर्भर हैं बच्चों। क्या हम सूर्य के सामने खड़ा होकर के अपने आप भोजन बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या हम सिर्फ सूर्य के सामने खड़ा होकर के वायुमंडल से प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जमीन से जल एवं खनिज लवण लेकर के क्या हम भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम खाने के लिए बच्चों अभी गेहूं का, अभी अगर हमको रोटी खाना हो तो हम कहीं ना कहीं गेहूं का पौधा से बच्चों गेहूं प्राप्त करेंगे। अगर हमें सब्जी खाना हो तो बच्चों आलू के पौधे से हम आलू प्राप्त करेंगे। हम किसी दूसरे पर निर्भर हैं, हम स्वयं भोजन नहीं बना सकते। तो बच्चों स्वपोषण में क्या होता है कि जीव खुद भोजन तैयार करता है। बच्चों यहां पर स्वयं भोजन तैयार होता है, यहां स्वयं भोजन तैयार किया जाता है। और यहां बच्चों हम निर्भर हैं। यहां क्या है बच्चों? हम निर्भर रहते हैं किसी पर, हम किसी पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषण बच्चों कौन करते हैं? स्वपोषण की क्रिया किसमें पाई जाती है? तो स्वपोषण की क्रिया सिर्फ बच्चों
पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। अपवाद में कुछ सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन 10th में उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, कुछ सूक्ष्म जीव हैं। तो ये चीज बच्चों स्वपोषण की जो क्रिया है ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये हरे पेड़ पौधे कर सकते हैं, है ना, पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। ये प्रोसेस बच्चों पेड़ पौधों में ही पाया जा सकता है, पेड़ पौधों में ही ये चीज पाया जा सकता है, ठीक है ना। आइए बच्चों हम बात करते हैं, कहते हैं कि जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार की, दो विधियों से होता है। जीवों में पोषण दो विधि से होता है। पहला बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण, स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को अंग्रेजी में बच्चों ऑटोट्रॉपिक, है ना, ऑटोट्रॉपिक, है ना, न्यूट्रिशन कहते हैं, और परपोषण को हेट्रो, है ना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बच्चों ये बताओ हम इंसान किस में आते हैं, हम इंसान किस में आते हैं? क्या हम लोग भोजन बना सकते हैं? नहीं गुरुजी, हम हर चीज के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो बच्चों हम लोग जितने भी जीव हैं, यहाँ पेड़ पौधे कौन आएंगे? पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, और बाकी सभी जीव जो हैं बच्चों वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हमारे सब में जो होता है वो होता है बच्चों परपोषण, और स्वपोषण होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ये स्वपोषण क्या होता है। ध्यान से देखना बच्चों, स्वपोषण क्या होता है तो देखना बच्चों, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अगर संश्लेषित शब्द बहुत हार्ड लग रहा है तो लिखना बच्चों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वपोषण की परिभाषा, तो मेरा शेर मेरी शेरनी, क्या आप लोग बता पाओगे कि स्वपोषण की परिभाषा क्या है? एग्जाम में पूछे तो कहना है गुरुजी स्वपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे बच्चों हरे पेड़ पौधे है ना बच्चों, हरे पेड़ पौधे। अच्छा ये बताओ हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं पूछा जाए, है ना, यहां पूछता हूं, सॉरी बच्चों, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों? हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं, इसलिए हम हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? हरे पेड़ पौधे को हम स्वपोषी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है, तो गलती से यह मत कहना कि हरे पेड़ पौधे को स्वपोषण कहते हैं। नहीं बच्चों, हरे पेड़ पौधे को स्वपोषण नहीं कहते हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं, इसलिए हम इसे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। जो दुकान चलाता है उसको हम दुकान नहीं बोलते, हम उसे दुकानदार कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों हम इसे बोलेंगे स्वपोषी, ठीक है। यहां पर लिखा है कि जो जीव स्वपोषण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, जो जीव स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। आपके सामने बच्चों पेड़ पौधा है, आप इसको देख सकते हैं, यही बच्चों स्वपोषी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। आगे हमारा क्या आता है कि बच्चों सभी हरे पेड़ पौधे, ध्यान रखना कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। बच्चों हिंदी में बोलते हैं हरित लवक और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों ये बताओ कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं। और उसमें क्या पाया जाता है? हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे गुरुजी हरे पेड़ पौधों में एक खास चीज है। अगर हम इसकी पत्तियों पर, है ना, पत्तियों पर चर्चा करें तो इसमें एक खास चीज क्या होता है? एक खास चीज बताओ क्या होता है? तो गुरुजी उसमें एक खास चीज होता है, उसमें खास चीज ये होता है कि उसमें हरे पेड़ पौधों में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है बच्चों हरित लवक। क्या पाया जाता है बताओ? है ना, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है ना। हरे पेड़ पौधों में बच्चों क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चों क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। एक ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे बच्चों किसकी वजह से हरे होते हैं, है ना, ध्यान रखना। हरे मतलब पत्ती में पाया जाता है हरित लवक, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पत्तियां हरी क्यों होती हैं, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो पत्तियां हरी होती हैं बच्चों क्लोरोफिल के कारण से। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, कोई तो बच्चा होगा जो बता सकता है
कोई बता सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो बच्चों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल में Mg यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मेरे बच्चे मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखना बच्चों, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना बच्चों। कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है ना में हरे रंग का वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है मेरा बच्चा? पत्तियों का रंग हरा होता है। ये है आपके सामने हरित लवक, देख सकते हैं, ये पत्तियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, इसमें धातु पूछा जाए कौन सी धातु है, तो कहना मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या आता है? अगला आता है बच्चों कि अब अगले प्रकार का जो पोषण है उसका नाम क्या है? अगले प्रकार के पोषण को हम कहते हैं परपोषण। बच्चों परपोषण क्या होता है? सोच के देखो, परपोषण क्या होता है? जितने भी जीव हैं पौधों को छोड़कर, चाहे वो मतलब बकरी है तो वो भी घास खाती है, शेर है तो वो बच्चों किसी बकरी को खाती है, मनुष्य है तो हम घास को भी मतलब घास वाले चीज साग भी खा सकते हैं। तो अगर पेड़ पौधों को छोड़कर आप सोच करके देखो तो दुनिया में जितने भी जीव हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों किसी दूसरे पर निर्भर हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों परपोषण, है ना, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बच्चों कहते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित मतलब होता है बनाना, स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मनुष्य देख लो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सर हम तो अपने से तरकारी बनाते हैं सर, छोलनी लोहिया लेके बनाते हैं, वो अपना भोजन नहीं हुआ बच्चा। फिर भी तो आप आलू लाए हो ना, तो वो अपना नहीं हुआ। ठीक है, अगला बच्चों जानवर, कोई भी जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कीड़े मकोड़े अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो ये सभी क्या है बच्चों? परपोषण। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि परपोषण की परिभाषा लिखें तो क्या लिखना है बच्चों? तो कहना है कि बच्चों इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हैं, है ना, कि जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर या स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, हम उसे परपोषण कहते हैं बच्चों। और जिस जीव में ये परपोषण पाया जाता है उस जीव को क्या बोलेंगे? जिसमें बच्चों परपोषण की विधि पाई जाती है हम उसे क्या बोलेंगे? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। हंसो बच्चे, जितना हंसना है, हंस रहे हो ना। तो बच्चे जिसमें परपोषण होता है हम उसे परपोषी जीव कहते हैं, परपोषी। तो बच्चों इंसान क्या है बताओ? इंसान क्या है? इंसान स्वपोषी है या परपोषी है? जल्दी बताओ, इंसान स्वपोषी या परपोषित? इंसान बच्चों परपोषी है। अब बच्चों परपोषी भी कई तरह के होते हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि परपोषण के प्रकार बताओ, है ना, परपोषण के प्रकार बताओ, है ना, परपोषण के प्रकार। अभी आपको पता होगा कि परपोषण भी बच्चों कितने तरह के होते हैं बताओ? परपोषण भी 3 तरह के होते हैं। पहला बच्चों, है ना, पहला क्या होता है? हम किसी को मरे हुए चीज को खाते हैं, तो बच्चों वो कहलाता है मृत, है ना, वो कहलाता है मृतजीवी परपोषण, है ना, हम उसे कहते हैं मृतजीवी परपोषण, है ना, वो होता है बच्चों मृतजीवी। एक क्या होता है कि हम उसके शरीर में रह करके उसे मारते नहीं है, पर हम उससे भोजन प्राप्त करते हैं, हम उसे कहते हैं बच्चों परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण। तो पहला बच्चों मृतजीवी हो गया, दूसरा परजीवी, और तीसरा बताओ? तीसरा बच्चों, तीसरा क्या होता है? 3 तरह के होते हैं। पहला बच्चों मार करके, फिर दूसरा उसके शरीर में रहते हैं, जैसे ढीला बच्चों जू आपको जिंदा रखता है, आपको पूरा नहीं मारता है, ठीक है ना। एक होता है बच्चों प्राणी संभोजी। क्या होता है? प्राणी संभोजी, है ना, प्राणी संभोजी बच्चों ना। तो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है बच्चों मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, है ना, प्राणी संभोजी, है ना, परपोषण। तो 3 तरह के परपोषण देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों यहां देखते हैं कि परपोषण के प्रकार, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। और हम पहली बात करें बच्चों तो पहला होता है मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम पोषण। तो बच्चों मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। तो आइए हम जानते हैं कि अब ये मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी मतलब मरे हुए चीजों को खाएंगे, ध्यान से देखना बच्चों। कहते हैं कि मृतजीवी परपोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों, जो जंतु मर गया, कभी आपने मरे हुए चीज को खाते हुए देखा है? हाँ सर, हमारे गांव में कुत्ता मर गया था, उठा के फेंक दिए,
कोई दूसरा जानवर आके खा लिया। ओह सर क्या बात कर रहे हो, हमारे गांव में सर एक गाय मर गया था, उसको उठा के फेंका के कुत्ता खा लिया। तो मरे हुए चीज को जो खाते हैं तो बच्चों वो क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन, है ना, अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, है ना, अवशोषित करते हैं। सीधा आप बोलो कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बताओ क्या क्या चीजें इस दुनिया में, है ना, क्या क्या चीजें बच्चों जो कि मृत जीवी है, जो मरे हुए चीजों को खाता है। मरे हुए चीजों को खाने वाला कौन कौन सा जीव है? तो बहुत सारे ऐसे जीव आपको मिलेंगे जो मरे हुए चीजों को खाते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कुत्ता भी लिख सकते हैं, कुत्तों में भी होता है, कुत्ता भी खाता है बच्चों मरा हुआ चीज को, ठीक है ना, कुत्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला बच्चों मृत जीवी हो गया। मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो रहा है, अभी बच्चों मैथ भी पढ़ना है, टाइम ज्यादा हो रहा है ना, जल्दी बताओ, आगे देख लेते हैं। दूसरा अगला बच्चों, मृत जीवी को हम अपघटक भी कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं बच्चों, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों गोबर का छत्ता, एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोबर का छत्ता किस में आता है। गोबर का छत्ता बच्चों, गोबर का छत्ता किसका उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोबर का छत्ता किसका उदाहरण है। तो बच्चों गोबर का छत्ता जो है वो मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी। क्योंकि गोबर का जो छत्ता है आप देखेंगे, गोबर में जो पैदा होता है गोबर का छत्ता, गोबर में जो पैदा होता है गोबर का छत्ता, वो वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोबर का छत्ता क्या है, तो बच्चों मृत जीवी है, मृत जीवी है, ठीक है। तो बच्चों अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि मृत जीवी के बाद में और सब क्या क्या चीजें हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम जितना चीज पढ़ाएं, क्या आपको इसमें किसी को डाउट है? पहला बच्चों हमने बताया बायोलॉजी के बारे में, क्या आपने अच्छे से सीखा बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी कैसे बना है, बायोलॉजी का इतिहास क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। फिर हमने आपको बताया बच्चों, 19 फैक्ट बच्चों, 19 फैक्ट्स बताएं, क्या आपको अच्छे लगे बताओ हाँ या ना, फैक्ट बताएं। फिर हमने आपका बताया बच्चों कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फिर हमने आपको जैव प्रक्रम समझाने के बाद हमने आपको समझाया बच्चों कि पोषण क्या होता है। पोषण के बाद हमने आपको बताया बच्चों कि पर पोषण क्या होता है, सॉरी बच्चों स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है। और उसके बाद बच्चों हमने बताया कि पर पोषण क्या होता है। उसके बाद हम पर पोषण के बाद में हम आ चुके थे थोड़ा सा और आगे। तो अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो मेरे बच्चे क्या लगता है बना दोगे? समझ में आया आपको हाँ या ना? जल्दी कर दो। यस गुरुजी समझ में आया, 100% समझ में आया, बताओ। यस सर 100% समझ में आया सर, जितना आपने पढ़ा सब समझ में आया। ये पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएगा। कितने बच्चे हैं जो कोर्स में जुड़े हैं? हाथ उठाओ जल्दी से, जल्दी हाथ उठाओ। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से बच्चों फैक्ट। कितने लोग चाहते हैं कि फैक्ट डेली हो? सर क्या आप चाहते हो कि फैक्ट बायोलॉजी में डेली हो? फैक्ट रोज होना चाहिए, रोज होना चाहिए, बताओ। इससे बच्चों आपका नॉलेज बढ़ेगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि कम से कम गुरुजी 10 फैक्ट रोज होना चाहिए, 10 फैक्ट रोज होना चाहिए। सर नोट्स डालिएगा। पहले बच्चों आपको ये मिलेंगे, पहले आप इसको पढ़ेंगे फिर आपको नोट्स। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये आपको बच्चों ऐप पर मिल जाएगा, ये आपको एप्लीकेशन पर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा बच्चों। जितने लोग हमारे पेड क्लास में जुड़े हैं जल्दी से बताओ, कौन कौन से पेड क्लास में जुड़े बच्चे हैं, जल्दी बताओ तेजी में, ठीक है। यस गुरुजी हम पेड क्लास में जुड़े हैं बच्चों। पेड क्लास की फीस कितनी है हमारी? 10,000 है। क्या पेड क्लास में बच्चों जितने लोग जुड़े हो, इसमें आपको नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे आपको, ठीक है ना। डेली जो हम बनाते हैं ये पीडीएफ मिलेगा, डेली पैनल पीडीएफ बच्चों, आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। आपको जब मैथ पढ़ाएंगे भी तो होमवर्क भी देंगे बच्चों, अभी होमवर्क आपको देने वाले हैं, ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। लास्ट में क्रैश कोर्स लेके आएंगे तो वो भी बच्चों मिलेगा। एसएसटी क्लास लाइव होती है मनीष सर की, एसएसटी क्लास भी होती है, बाकी हम भी क्लास लेंगे बच्चों तो आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और हमारी फीस है बच्चों, हमारी फीस है 5,000 रुपए, नहीं बच्चों 5,000 रुपए ऑफलाइन की फीस है, 5,000 रुपए हमारी ऑफलाइन की फीस है। लेकिन बच्चों ऑफलाइन की फीस नहीं, ऑनलाइन में मात्र 499 रुपए फीस है बच्चों। 499 रुपए में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए अभी सर्च कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को और डाउनलोड करके मम्मी पापा भैया दीदी सबको बोलिए कि मुझे संजय सर का कोर्स चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ लिख नहीं सकते। जब ये पीडीएफ आपके पास आएगा सोचो कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में, कितना मजा आएगा। तो जो लोग नहीं परचेज किए बच्चों अभी इस नंबर पर कॉल कीजिएगा क्लास के बाद, या फिर कभी भी करके 7700879453 पर, या बच्चों 6203020598। पहले आपको इसी पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना है कि मुझे आपका कोर्स लेना है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कल कोर्स लेने वाले हैं जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट से, कितने ऐसे बच्चे हैं न्यू बच्चे जो कल कोर्स लेने वाले हैं? हाथ उठाओ जल्दी से, जल्दी हाथ उठाओ। यस सर हम लेने वाले, हम लेने वाले, हम लेने वाले, ठीक है। चलो बच्चों क्लास को लाइक कर दो और कल मिलते हैं फिर से।
क्लास को लाइक कर दो बच्चे सब लोग। कल मिलते हैं, ठीक है, बायोलॉजी क्लास में। अभी मैथ होगी बच्चों 8 बजे, अभी मैथ की क्लास है 8 PM में, तो हर बच्चा मैथ पढ़ने आएगा। 8 PM में मैथ की क्लास है, हर बच्चा 8 PM में जरूर आना बच्चों, मैं लेने वाला हूं सर, ठीक है। चलो बच्चों, SST क्लास यूट्यूब पर होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी बच्चों, 100% यूट्यूब पर होगी। और आपके मनीष सर लेंगे या तो मैं लूंगा बच्चों, लेकिन क्लास होगी बच्चों यूट्यूब पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, कैसा क्लास था? आप सभी लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट लगा, और बच्चों आज का क्लास कैसा था। इस वीडियो को खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी लाइव चैट में हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वीडियो जैसे खत्म होगा उसके बाद कमेंट करना है हर बच्चे को। आपका मैं कमेंट पढ़ता हूं कि क्लास कैसा लगा, सबको कमेंट करना, जाओ, ठीक है बच्चों।